ओके बच्चा पार्टी अपन मैथ्स कर रहे थे। देखो उस दिन का जो आपका दो पेपर्स आपको मिले थे, दोनों का, स्टेट बोर्ड का और सीबीएसई दोनों का, ठीक है। वी वर डूइंग सैंपल पेपर क्वेश्चंस, ठीक है। स्टेट बोर्ड का क्वेश्चन है ये आपका, इन द गिवन फिगर क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज साइक्लिक। तो आपका पी क्यू आर एस एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यू आर गिवन दैट पी क्यू जो साइड है वो किसके बराबर है भाई साहब, आर क्यू के बराबर है। एंगल पी एस आर, ये पी एस आर की वैल्यू कितनी है, 110 डिग्री, ठीक है। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल पी क्यू आर, बताओ कितना हो जाएगा। अरे रुको रुको रुको, अरे महबूद क्या हुआ, जल्दी 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 बता फटाफट। पी क्यू आर पूछा है यहाँ पे, हाँ 70 क्यों, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट एंगल्स आपके सप्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एंगल पी एस आर प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, वाई ऑपोजिट angles of a cyclic quadrilateral are supplementary, opposite angles of a cyclic quadrilateral are supplementary, ठीक है। तो पी एस आर की वैल्यू हो गई 110 डिग्रीज, ये हो गया भाई साहब आपका पी क्यू आर, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो एंगल पी क्यू आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 डिग्रीज माइनस 110 डिग्रीज, दैट विल बी हाउ मच, 70 डिग्रीज। तो एंगल पी क्यू आर की वैल्यू हो गई 70 डिग्रीज, ठीक है। क्लियर 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 भाई साहब, ओके। मेजरमेंट ऑफ आर्क पी क्यू आर, पी क्यू आर ये वाला आर्क, इसका मतलब क्या है, जो सेंटर पे क्या एंगल डाल रहा है, ये कितना हो जाएगा, समझ रहे हो भाई साहब। ये पी क्यू आर है, मेजरमेंट ऑफ आर्क पी क्यू आर इज द एंगल दैट इज सबसेंट एट द सेंटर, कितना होगा, 220। रीजन क्या होगा, आप सिंपल लिख सकते हैं इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। ये बेनिफिट सिर्फ स्टेट बोर्ड वालों को ही है, सीबीएसई वालों को पूरा लिखना पड़ेगा। The angle subtended by an arc at the center is twice of the angle subtended by it at any point on the circle, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, this will be equal to, this will be equal to twice of angle, कौन सा भाई साहब, पी एस आर, पी एस आर। स्टेट बोर्ड वाले सीधा इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम ऐसा लिख सकते हैं, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। सीबीएसई वालों को पूरा लिखना पड़ेगा क्या, अरे नया नया टी शर्ट डाल के आए हैं भाई साहब, जल्दी बोलो। हाँ साइड वेट सब लगा दो भाई साहब तुम, जुम्मा जुम्मा 6 दिन बाद एग्जाम है भाई साहब। हाँ एंगल सबटेंडेड, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क। और तुम लोग भाई साहब, कल तो मेरे को किसी ने एनसीईआरटी की बुक दिखाई, उसमें तो सब एक थ्योरम एक प्लेस पे दिया हुआ है। तुम्हारा तो कन्वीनियंट है भाई साहब, एक एक चैप्टर का थ्योरम शायद एक प्लेस पे दिया हुआ है, तुमने दिखाया शायद मेरे को कल, किसने दिखाया, मैंने पहली बार देखा है। हाँ हाँ जो भी है तो, लेकिन वहां पे एक जगह पे है ना यार, उसको फटाफट याद तो करो, वरना अप्लाई क्या खाक करोगे, ये तो करना ही पड़ेगा भाई। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क at the center is twice of the angle, is twice of the angle subtended by it, subtended by it at any point on the same segment, ठीक है। कह रहे भाई साहब ट्वाइस ऑफ एंगल पीएसआर, तो ये आपका कितना हो जाएगा बोलो, ट्वाइस ऑफ एंगल पीएसआर मतलब 2 इंटू 110 डिग्री, दैट इज 220 डिग्री, ठीक है। क्लियर है भाई साहब। मेजरमेंट ऑफ आर्क क्यू आर, क्यू आर का मेजरमेंट कितना हो जाएगा बोलो, हाँ मेजरमेंट ऑफ आर्क मतलब ये कितना यहाँ पे सबसेंड करेगा, ये पूछा है आपसे। 140 कैसे बता रहा है, बता। हम्म, हाँ कैसे, इसका आधा, तो नहीं नहीं नहीं, हम्म,
नहीं, गलत डायरेक्शन में सोच रहे हो। और एनीवन एल्स, एनीवन एल्स? तुम एक प्रॉपर्टी को अभी तक देख ही नहीं रहे हो। तुमने साइक्लिक कोऑर्डिनेटर का प्रॉपर्टी लिया, ठीक है, फिर इंस्क्राइब्ड एंगल का प्रॉपर्टी लिया, ये दोनों तो हो गए। और फिलहाल ये वाला मसला दोनों से नहीं हल होगा, तो आप, हाँ, आइसोसेलेस ट्रायंगल देखो ना, यहाँ पे दिया हुआ है ना, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल ये 70 है, तो ये कितना हो जाएगा भाई आपका 110 बटेगा दोनों में, है ना। ये बजाय हो जाएगा आपका 55 और ये हो जाएगा आपका 55। ठीक है, क्लियर है भाई साहब, आर बी क्लियर? ओके, तो अगर आपका भाई साहब यहाँ पे पी आर, ठीक है, तो अब बताओ भाई साहब कितना होगा ये इसका मेजरमेंट ऑफ आर क्यू आर? हाँ, नहीं, उससे भी नहीं आएगा। 55 हो गया, ये तो तय है। चलिए आगे। क्यू आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? क्यू आर, कल ही आ गए होते। बोलो, इजी है। अरे हो गया है सवाल, देखो इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पहले तो अपने को ये बताना है कि 55 कहां से आया, ठीक है। पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर, ये क्या है भाई साहब आपका गिवन दिया हुआ है, तो अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू एंगल क्यू आर पी। क्यों भाई साहब? आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल के हिसाब से तो अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल क्यू आर पी प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। वाई? सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, ठीक है। ओके, तो ये कितना हो जाएगा बोलो, क्यू पी आर। तो क्यू पी आर और ये क्यू आर पी दोनों भी सेम हो जाएंगे, तो ये हो गया आपका ट्वाइस ऑफ एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी क्यू आर, दैट इज 70 डिग्रीज, इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो ये हो गया आपका कितना, ट्वाइस ऑफ एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू 180 डिग्रीज माइनस 70 डिग्रीज, दैट इज हाउ मच, 110 डिग्रीज। तो ये हो गया आपका ट्वाइस ऑफ एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू 110। सो देयरफॉर एंगल क्यू पी आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, 110 डिग्रीज बाई 2, दैट इज 55 डिग्रीज। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, तो ये वाला वैल्यू कितना हो गया भाई साहब आपका 55 डिग्रीज क्यू पी आर, ये तो अपन ने कर लिया भाई साहब, और यही आपका क्यू आर पी का वैल्यू भी होगा, ठीक है, ये हो गया क्यू आर पी का वैल्यू, ठीक है। ओके, आर वी क्लियर ऑन दिस? अभी भाई साहब यहाँ पे एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज हाफ ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट द सेंटर। तो अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, मेजरमेंट ऑफ आर्क क्यू आर विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल क्यू पी आर, ट्वाइस ऑफ एंगल क्यू पी आर, ठीक है। अगेन वही इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, अगर आपने एक बार लिख दिया है सवाल में तो फिर से लिखने की जरूरत नहीं है। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑफ द सेम सेगमेंट। तो आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, 2 इंटू क्यू पी आर मतलब 2 इंटू 55 डिग्रीज, ठीक है, 110 डिग्रीज, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? मेजर ऑफ एंगल पी आर क्यू निकाल चुके हो भाई साहब, 55 डिग्रीज, ठीक है। मेजर ऑफ एंगल कौन सा है भाई साहब, आर क्यू पी आर क्यू इज इक्वल टू 55 डिग्रीज, ऑलरेडी प्रूव, ठीक है, क्लियर है भाई साहब? ओके ओके ओके, पी आर क्यू 55, मेजरमेंट ऑफ आर क्यू आर कितना आया था भाई साहब आपका 110 डिग्री, ठीक है। और मेजरमेंट ऑफ पी क्यू आर 220, कहाँ जा रहे भाई साहब, क्यू पी आर किधर चला गया भाई साहब, 220 कहीं नहीं आया ये, ठीक है। दिस इज बेसिकली 220, और भाई साहब आपका क्या था, 70 डिग्री इसका भाई साहब, 70 डिग्री इसका, ठीक है, ठीक है, क्लियर है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? Radius of a circular base of an ear of corn is 6.6
सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज, इफ ऑन एन एवरेज वंस, अच्छा, टू कॉर्न कर्नल्स, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ, भुट्टा, भुट्टा है भाई साहब, भुट्टा, ठीक है। तो भुट्टे का एक पीस में सिलिंड्रिकल है ये भुट्टा, और उसमें दाने, कर्नल्स मतलब दाने हो गए, ठीक है। ओके, तो रेडियस ऑफ अ सर्कुलर बॉक्स ऑफ एन ईयर ऑफ अ कॉर्न, तो आपका समझ लो ये सिलिंड्रिकल बेस है ना, दिस बेसिकली सिलिंड्रिकल बेस, ऐसा है भुट्टा। रेडियस ऑफ अ सिलिंड्रिकल बेस, तो इसका रेडियस कितना दिया हुआ है आपको भाई साहब, 6.6 सेंटीमीटर, स्टेट बोर्ड का सवाल है ये, एंड इट्स लेंथ इज 11.2, इसका लेंथ आपको दिया हुआ है 11.2 सेंटीमीटर, ठीक है भाई साहब। इफ ऑन एन एवरेज 1 स्क्वायर सेंटीमीटर कंटेन्स 2 कॉर्न कर्नल्स, ठीक है, एक स्क्वायर सेंटीमीटर में दो दाने हैं आपके, ठीक है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में आपके 2 कर्नल्स हैं, समझ में आ रहा है, भुट्टे के दाने हैं भाई साहब, ठीक है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कर्नल्स ऑफ अ कॉर्न, कैसे कैलकुलेट करोगे भाई साहब, यहाँ पे कर्नल्स कहाँ पे हैं, कर्व सरफेस एरिया पे, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया मत, भुट्टे के दाने ऑब्वियसली यहाँ पे नहीं होंगे, यहाँ पे नहीं होंगे, यहाँ पे होंगे ना भाई साहब उसकी बॉडी पे, तो ये कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है युवराज, जल्दी बता, बट कर्व सरफेस एरिया, हाँ, नहीं नहीं नहीं, टोटल सरफेस एरिया हो गया वो, कर्व सरफेस एरिया नहीं बता रहा, एक स्टैंडर्ड में पढ़ा है भाई साहब, ओए ज्योति, 2 पाई RH भाई साहब, ये सब तो अभी नसों में, खून में आ जाना चाहिए, ये सब रगों में दौड़ना चाहिए आपका, ये सब तो एकदम टिप्स में होना चाहिए, 2 पाई RH, ओके। तो ये हो गया आपका 2 × 22/7 इंटू भाई साहब आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, आर की वैल्यू है 6.6 और एच की वैल्यू है भाई साहब 11.2, ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर है, ओके। 7 × 1 = 7, वहीं से जा रहा है ना भाई साहब, 7 × 1 = 7, 4, 7 × 6 = 42, कर लो भाई साहब, ये हो गया 44 इंटू, यहाँ पे हो गया आपका कितना 66 इंटू 16, 6 × 6 = 36, 6 × 6 = 36, 37, 38, 39, 6 × 1 = 6, 6 × 1 = 6, 6, 9 + 6 15, 6 + 1 7 8 9 10, तो ये हो गया आपका 1056 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा भाई साहब आपका 1056 इंटू 44, 6 4 = 24, 5 4 = 20, 21 22, 0 4 = 0 2, 4 1 = 4, ये हो गया आपका 4224, दिस विल बी 46464, ठीक है, 46464 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है भाई साहब, क्लियर है, इतना हो गया। अभी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने कौन कर्नल से 2, तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने होंगे, सो देयरफॉर टोटल कौन कर्नल्स कितने हो जाएंगे भाई साहब आपके 46 464.64 into 2, so that gives you how much, 4 2s are 8, 6 2s are 12, 4 2s are 8 19, 6 2s are 12, 4 2s are 8 19, इतने आपके कौन कर्नल्स हो जाएंगे, 929.28, 930 लिख दो जैसे भी है, ठीक है, 929 है, क्या वैसे उसका आंसर किधर है, तो अप्रोक्सीमेट आपका आंसर कितना हो जाएगा 929 या 930, सॉरी 930, ठीक है। भुट्टे के दाने आधा दाना तो नहीं होगा ना भाई साहब, ठीक है, ओके। चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट, ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है। एलिमिनेट थीटा फ्रॉम द गिवन इक्वेशंस, x tan थीटा प्लस y sec थीटा इज इक्वल टू m, x tan थीटा माइनस y sec थीटा इज इक्वल टू n, चलिए फटाफट करना भाई साहब।
सोहम, सरायु, शीतल, तान्या और कोई श्रेयस मात्रे और हाँ सक्षम। हो गया भाई साहब, एक्स tan थीटा प्लस वाई sec थीटा इज इक्वल टू एम। ठीक है, एक्स tan थीटा, अभी देखो यहाँ पे लिख लो भाई साहब, एक्स tan थीटा वाई sec थीटा इज इक्वल टू एम। ये हो गया इक्वेशन 1। एक्स tan थीटा माइनस वाई sec थीटा इज इक्वल टू एन। किसी का हुआ क्या ये? नहीं, आपको थीटा को एलिमिनेट करना है इस इक्वेशन से। एडिंग, ऐड कर लो भाई साहब यहाँ पे, एडिंग 1 एंड 2 कितना हो जाएगा बोलो? ये कैंसिल, ये हो गया कितना? एक्स, 2x tan थीटा है कि नहीं? एक्स tan थीटा प्लस एक्स tan थीटा कितना हो गया? 2x tan थीटा। इधर कितना हो जाएगा? m प्लस n। तो देयरफॉर tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? m प्लस n बाई 2x। समझ में आता है भाई साहब? ठीक है, ओके। और इसमें करो भाई साहब, अगर हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, फिर से लिख लो इक्वेशन को। तो इक्वेशन है आपका x tan थीटा प्लस y sec थीटा इज इक्वल टू m x tan थीटा माइनस y sec थीटा इज इक्वल टू n। सब्ट्रैक्ट कर दिया अगर हमने, माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस। सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1 कितना आ जाएगा बोलो? यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, दिस गेट्स कैंसिल, ये हो गया आपका कितना? 2y sec थीटा, है ना? क्योंकि ये प्लस हो जाएगा ना भाई साहब। ठीक है, यहाँ पे आपने एडिंग किया था ना, तो कोई साइन नीचे वाला चेंज नहीं हुआ। यहाँ पे आपने सब्ट्रैक्ट किया है तो साइन नीचे वाले चेंज हो जाएंगे। 2y sec थीटा कितना हो जाएगा? m माइनस एन। तो sec थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? m माइनस एन बाई 2y। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? m माइनस एन बाई 2y। आर बी क्लियर? ओके, अभी अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे अपन लिख सकते हैं यूजिंग, यूजिंग आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी भाई साहब? tan स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो tan स्क्वायर थीटा मतलब कितना हो जाएगा? m प्लस एन बाई 2x इसका स्क्वायर। sec स्क्वायर थीटा मतलब m माइनस एन बाई 2y का स्क्वायर, x इज इक्वल टू 1। बस आ गया भाई साहब आपका, यही है। थीटा दिख रहा है यहाँ पे आपको? नहीं ना? ठीक है, तो यहाँ पे आपका सारे टर्म्स में थीटा नहीं दिख रहा है। इसको एक्सपेंड करके लिखो या इसको ऐसे ही रहने दो, इट्स वन द सेम थिंग। ठीक है, दिस वुड बी द इक्वेशन। tan स्क्वायर थीटा प्लस, नहीं 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 नहीं, मैंने गड़बड़ कर दिया भाई साहब, अरे अरे अरे, sec स्क्वायर थीटा गड़बड़ कर दिया, सॉरी सॉरी सॉरी। तो यहाँ पे होगा आपका भाई साहब sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब? sec स्क्वायर थीटा मतलब m माइनस एन का स्क्वायर अपॉन 2y मतलब 4y का स्क्वायर हो गया ये। ठीक है, इज इक्वल टू 1 प्लस m प्लस n का स्क्वायर अपॉन भाई साहब कितना? 4x का स्क्वायर। ठीक है, 4x का स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ओके, चलिए भाई साहब, सीबीएसई का सवाल है। द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 110 स्टूडेंट्स इन एन एग्जामिनेशन आर गिवन बिलो, फाइंड द मीन मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स। मीन मार्क्स कितना हुआ? जल्दी 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 फटाफट।
भाई साहब ये कितने मार्क्स का सवाल है? 3 या 4 मार्क्स, तो आपको भाई साहब स्टेप डिवीजन मेथड करना पड़ेगा ना। अज्यूम मीन, सॉरी, मीन तो सब में ही आएगा। ओके, तो पहले तो अपन भाई साहब लिखेंगे यहाँ पे मार्क्स। ठीक है, ये हो गया आपका मार्क्स, ये हो गया आपका एक्स का वैल्यू। यहाँ पे u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x माइनस ए, नहीं, हाँ, x माइनस ए बाई एच। ठीक है, कह रहे हैं भाई साहब, सॉरी सॉरी सॉरी, पहले आपको फ्रीक्वेंसी भी तो लिखना है। तो यहाँ पे आप डालोगे भाई साहब फ्रीक्वेंसी u इज इक्वल टू एक्स माइनस ए बाई एच, है ना। ठीक है, कह रहे फॉर्मूला याद है कि नहीं भाई साहब? कर लो भाई साहब, यहाँ पे कितना है, 30 से लेकर 35। एक्स की वैल्यू आप क्या ले लोगे, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, 30 प्लस 35 अपॉन 2, ये कितना आ गया बोलो, 5, 3 प्लस 3 6, 65 अपॉन 2, दैट विल बी 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 32.5। ठीक है, तो ये हो गया आपका 32.5। ठीक है, फ्रीक्वेंसी, चलिए पहले पहले हम क्लास इंटरवल्स लिख लेते हैं, फिर 35 से 40, इसका हो जाएगा आपका, इसमें 5 ऐड कर दो भाई साहब क्योंकि 5 का ही है, तो ये हो गया 37.5। ठीक है, यहाँ पे है आपका 40 से लेकर 45, तो ये कितना हो जाएगा बोलो, 42.5। यहाँ पे है आपका 45 से 50, तो ये कितना हो जाएगा 47.5। ठीक है, 50 से 55, तो ये हो गया आपका 52.5। 55 से 60, तो ये हो गया आपका 57.5। 60 से 65, ये हो गया आपका 62.5। ठीक है, क्लियर है भाई साहब? ओके, फ्रीक्वेंसी लिखते जाइए भाई साहब, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी है, 14, 16, 28, 23, ये हो गया 18, ये हो गया 8 और ये हो गया 3। ठीक है, ठीक है, अभी यू की वैल्यू, अभी अज्यूम मीन क्या ले लोगे, बीच में से कोई एक वैल्यू उठा लो। ठीक है, सो लेट्स से हमने अज्यूम मीन मान लिया 42.5। ठीक है, लेट अज्यूम मीन इज इक्वल टू 42.5। चलो भाई साहब, 32 से 42.5 मतलब कितना हो गया, 10। 10 अपॉन एच करोगे, एच का वैल्यू कितना है यहाँ पे, 5, है ना, तो 10 अपॉन 5 ये कितना हो जाएगा भाई साहब आपका 2। ठीक है, 30 माइनस 2 ना, 32 माइनस 42.5 अपॉन 10, ये कितना होना चाहिए आपका, -1 होना चाहिए। करके देख लो, 37 माइनस 42 कितना हो गया, -5, -5 अपॉन 5 -1, ये कितना हो जाएगा आपका भाई साहब, 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4। ठीक है, ओके, अभी आपका भाई साहब फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज द फॉर्मूला, आपका मीन का फॉर्मूला भाई साहब क्या है, मीन का फॉर्मूला x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू, नहीं सॉरी, इंटू एच, है ना। ठीक है, सिग्मा एफ आई या एन भी लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ओके, अज्यूम मीन कितना है यहाँ पे आपका 42.5, लिख दो भाई साहब 42.5। सिग्मा एफ यू आई यू, अभी यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको एफ आई यू आई हो गया, एफ आई हो गया एक्स आई हो गया, एफ आई और ये हो गया यू आई। ठीक है, एफ आई यू आई कितना हो जाएगा, -28 -16 20, नहीं 0, दिस इज गोइंग टू बी 0, 23 36 24 12। ठीक है, ओके, कर लो भाई साहब, यहाँ पे 3 प्लस 6 9, 9 प्लस 4 13, 13 प्लस 14 15, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 3 6 7 8 1 9 95। ठीक है, 3 plus 6 9, 9 plus 4 13 14 15, 2 plus 1 3, 3 plus 3 6 7 8 1 9 95 minus 8 plus 6 14, 8 plus 6 14, 2 plus 1 3 1 4। ठीक है, ये हो गया आपका 5 से 4 गया 1, 9 से 4 गया 5। ठीक है, 51। ठीक है, एफ आई यू आई, तो ये कितना हो गया, सिग्मा एफ आई यू आई, ये हो गया आपका कितना 51। ठीक है, 51, तो ये हो गया 51। सिग्मा एफ आई, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 14, 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 8 18, 18 प्लस 19 20 21।
21 plus 8 29, 29 plus 30 31 32, 32 plus 8 40, 4 plus 1 5, 6 7 8 9 10 11, 110। ठीक है, ये हो गया भाई साहब आपका 110 और ये हो गया इंटू मल्टीप्लाइड बाई 5। ठीक है, क्लियर है? ओके, कितना आ रहा भाई साहब ये? So this is going to be how much? 42.5 plus 5 ones are 5, 5 twos are 10, 22 है ना? तो यहाँ पे आ गया आपका 51 by 22, 22 twos are 44, 7, 22 threes are 66, ones are, ये हो गया 2.31। ठीक है, तो 42.5 और ये हो गया 2.31, ये 1, 5 plus 3 8, 2 plus 2 4, तो ये हो गया आपका कितना 44.81। क्या ही समझ में आ रहा है भाई साहब? मीन मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स। ठीक है, कितना था अपना? कितना था भाई साहब? फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एपी 7 13 9 247। चलिए फटाफट कैसे करेंगे इसको भाई साहब? तो पहले नंबर ऑफ टर्म्स निकालो ना। ठीक है, यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है? 7, डी की वैल्यू कितनी है? 6। ठीक है, और लास्ट टर्म आपका टी एन कितना है? 247। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो 247 इज इक्वल टू ए, दैट इज 7 प्लस एन नहीं मालूम। ठीक है, डी की वैल्यू कितनी है? 6। ये 6 कहां से आ रहा है मालूम है ना भाई साहब? डी की वैल्यू हो गई 13 माइनस 7, दैट इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो ये हो गया 7 प्लस 6 एन माइनस 6, ये हो गया आपका 247। 247 से 7 माइनस कर दिया, कितना आ गया? 240। 240 और ये प्लस 6 कर दिया, तो प्लस 6 इज इक्वल टू 6 एन। तो 246 इज इक्वल टू 6 एन। ठीक है, तो एन की वैल्यू कितनी हो गई? 246 बाई 6, 6 4 जा 24, 6 1 जा 6, एन की वैल्यू हो गई 41। तो 41 टर्म्स है, मिडिल टर्म क्या हो जाएगा बोलो? मिडिल टर्म विल बी, अरे भाई साहब बोलो ना, देयरफॉर मिडिल टर्म, मिडिल टर्म अगर मैथमेटिकली आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो मिडिल टर्म आपका क्या हो जाएगा? 41 प्लस 1 अपॉन 2 है ना? तो ये हो जाएगा आपका कितना? 42 अपॉन 2, दैट इज 21। तो 21st टर्म इज द मिडिल टर्म। हम यहाँ पे बोल सकते हैं देयरफॉर 21st टर्म इज द मिडिल टर्म। ठीक है, 21st टर्म इज द मिडिल टर्म। तो देयरफॉर T21 की वैल्यू क्या हो जाएगी? A प्लस 21 माइनस 1 इंटू डी। ए कर लो भाई साहब, 7 प्लस 20 इंटू डी। डी की वैल्यू कितनी है? 6। तो ये हो गया 7 प्लस 2 6 12, 120। तो ये हो गया आपका 127। ठीक है, 21st टर्म, therefore 21st टर्म इज 127। आर बी क्लियर? समझ में आ रहा है भाई साहब ये? ओके ओके ओके, 127। The circumference of a circle exceeds the diameter by 16.8 centimeter. Find the radius of the circle. ये भी नहीं आई याद है तेरे को? हाँ, संजम सर्कमफरेंस कितना होगा? शुभम, सर्कमफरेंस कितना होगा? बोलो। अरे बाप रे बाप, तुम लोग क्या कर रहे हो भाई साहब? सर्कमफरेंस कितना? बहुत बढ़िया भाई साहब, एक सर्कल का सर्कमफरेंस नहीं मालूम? 2 पाई आर होता है सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल। तो यहाँ पे आपका भाई साहब सर्कमफरेंस एक्सीड्स द डायमीटर। तो डायमीटर इज इक्वल टू, डायमीटर से अगर अपन ऐड कर देंगे डायमीटर प्लस 16.2 इज इक्वल टू सर्कमफरेंस। सर्कमफरेंस को हम ऐसे लिखते हैं ओसी। ठीक है,
सर्कमफ्रेंस एक्सीड द डायमीटर बाई 16.8, डायमीटर पे 16 ऐड करेंगे तो आपका सर्कमफ्रेंस आ जाएगा। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर, डायमीटर का फॉर्मूला 2r, ठीक है, 2r प्लस 16.8, ठीक है, समझ में आ रहा है भाई साहब ये? ओके, तो यहाँ पे अगर अपन करते हैं तो फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल, अभी रेडियस फाइंड करना है। तो पहली बात तो आप यहाँ पे कर लो, ये 2 पाई आर माइनस 2r इज इक्वल टू 16.8, समझ में आ रहा है ये? इसमें से 2r को कॉमन निकाला, पाई माइनस 2 हो गया ये, सॉरी पाई माइनस 1 ना, ठीक है, 2r को कॉमन निकाला तो यहाँ पे पाई माइनस 1 इज इक्वल टू 16.8, ठीक है, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, है कि नहीं? पाई माइनस 1 मतलब 22/7 माइनस 1 इंटू आर इज इक्वल टू 7.4, यहाँ पे कितना हो जाएगा 22 माइनस 7 अपॉन 7 इज इक्वल टू 7.4, तो यहाँ पे हो गया आपका, हाँ हाँ, क्या 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 बोल रहे हो? अच्छा हाँ, 2 8, ये 8.4 होगा ना, 2 8, हाँ 8.4, ठीक है भाई साहब, 8.4, 8.4, 22 माइनस 7, 7 प्लस 5 12, ये आर है इंटू आर, ठीक है, 12, 15/7 इंटू आर इज इक्वल टू 8.4, ठीक है, आर इज इक्वल टू 7 इंटू 8.4 अपॉन 15, ये आ रहा है ना भाई साहब? हाँ? तो कितना आ जाएगा भाई साहब यहाँ पे, आ रहा है क्या? 8.4, 8.4 और आप इसको 15 से डिवाइड कर रहे हैं, 15 5 जा 75, 15 6 जा कितना आ रहा ना, 90, ओके चलिए भाई साहब, तो ये हो गया आपका कितना 7, इस डिवीजन का आया कितना 7 इंटू 0.56, तो आर की वैल्यू हो गई 6 7 जा 42, 7 5 जा 35, 35 प्लस 4 39, 35 प्लस 4 39 ना, नहीं यार कितना हो रहा है, 6 7 जा 42, 7 5 जा 35, 39 ना, ठीक है, 3.92 सेंटीमीटर, ये हो गया भाई साहब रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है, तो देयरफॉर रेडियस of the circle is equal to 3.92 सेंटीमीटर, ये निकालना है ना, क्लियर है भाई साहब? आर वी क्लियर? क्लियर क्लियर, 3.92, चलिए इसको करना भाई साहब, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडर रीजन, शेडर रीजन यहाँ पे ये वाला है, देखो ये और ये वाला, दिस इज द शेडर रीजन, मतलब भाई साहब आपका ये है शेडेड रीजन, क्या करेंगे भाई साहब, देखो यहाँ पे शेडेड रीजन का एरिया निकालना हो तो क्या करेंगे, फटाफट बताइए, हम एरिया ऑफ ट्रायंगल और एरिया ऑफ सर्कल को ऐड करेंगे, ठीक है, और उसमें से एरिया ऑफ दिस सेक्टर को माइनस कर देंगे, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन आ जाएगा, ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, क्या है भाई साहब, मेरा सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस ये वाला भाई साहब आपका कितने का है, 6 सेंटीमीटर, ठीक है, 12 सेंटीमीटर एस क्या है, अपन इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का भाई साहब ये वाला साइड कितना है, ये 12 सेंटीमीटर, ठीक है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं सिंस triangle OAB is an equilateral triangle, therefore angle AOB की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 डिग्री, ठीक है, क्यों, all angles of an equilateral triangle are of 60 degrees each, समझ में आ रहा है भाई साहब ये, ठीक है, तो ये बाय डिफॉल्ट आपका कितना हो जाएगा 60 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है, क्लियर, क्लियर है भाई साहब, ओके, तो अभी अपने को क्या निकालना है, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, तो अपन क्या बोल सकते हैं भाई साहब, देयरफॉर एरिया ऑफ द शेडेड रीजन
एरिया ऑफ द शेडेड रीजन कितना हो जाएगा बोलो, एरिया ऑफ द सर्कल प्लस एरिया ऑफ द ट्राइंगल माइनस एरिया ऑफ द सेक्टर। एरिया ऑफ द सर्कल कितना हो गया भाई साहब, एरिया ऑफ द सर्कल, बोलिए भाई साहब, एरिया ऑफ द सर्कल इज पाई आर का स्क्वायर, ठीक है। एरिया ऑफ द ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 √3/4 ए का स्क्वायर, ए इज द साइड, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर कितना हो जाएगा भाई साहब, सिंपल है ऐसा, एंगल एरिया, ठीक है, पूरा अगर एंगल लेंगे 360 डिग्री का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर, कल हम कर रहे थे इसको, 1 डिग्री का लेंगे तो पाई आर स्क्वायर बाई 360, तो अगर हमने भाई साहब 60 डिग्री का लिया तो कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू 60/360, ठीक है, ये कैंसिल हम तो ये हो गया आपका पाई आर स्क्वायर बाई 6, ठीक है, ये 6 1 6, 6 6 36, तो पाई आर स्क्वायर बाई 6 हो गया, तो माइनस पाई आर स्क्वायर बाई 6। अभी देखो ये वाला आपके कॉमन है ना, तो पाई आर स्क्वायर को कॉमन निकालो, यहाँ पे कितना होगा 1 माइनस 1/6 प्लस √3/4 ए का स्क्वायर, तो यहाँ कितना हो गया 6 माइनस 1 दैट इज 5, तो 5/6 पाई आर स्क्वायर प्लस √3/4 ए का स्क्वायर, ठीक है, पाई/6 पाई आर स्क्वायर, चलिए इसको करते हैं भाई साहब, पाई/6 हो गया, पाई मतलब हो गया 22/7, और आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई भाई साहब, इसका जो रेडियस है देखो कितना है 6 का है ना, तो 6 इंटू 6, ठीक है, प्लस 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 √3 मतलब हो गया आपका, √3 मतलब 1.73 अपॉन 4 इंटू ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर मतलब भाई साहब कितना 12 इंटू 12, 4 3 12, यहाँ पे हो गया आपका 36 इंटू 1.73, और यहाँ पे ये 6 और 6 कैंसिल हो गया, 110 इंटू 6, ये हो गया 660, 22 इंटू 5 110, 110 इंटू 6 660 अपॉन 7, ये हो गया कितना 7 इट्स 56, 7 इट्स 56, नहीं 7 9 63 ना, 7 9 63, कितना आ रहा है 660 ना भाई साहब, 7 9 63, 63 के 3, 7 3 21, 7 4 28, क्या कर रहा हूँ भाई, 7 4 28, 27 2 14, ये हो गया आपका कितना 94.2 पे जा रहा है, और इसको मल्टीप्लाई करके ऐड करना है दोनों, ठीक है, इनको दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, देखो 660, ठीक है, अच्छा यहाँ पे ऐसे ही छोड़ दिया आंसर, अरे बाबा बड़ी बढ़िया भाई साहब, ठीक है, क्लियर है, 36 √3 था 528/7, चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट, प्रूव दैट साइन प्लस कोसेक थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस प्लस सेक थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा, चलिए फटाफट, क्या कर रहे हैं, चलो जल्दी जल्दी जल्दी, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का स्क्वायर कितना हो जाएगा बोलो एलएचएस में, एलएचएस हो गया आपका कितना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, है ना भाई, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, प्लस यहाँ पे भी वही हो जाएगा देखो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, क्लियर है भाई साहब, ओके, साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे है कॉस स्क्वायर थीटा,
इनको एक साथ कर लो भाई साहब, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ओके, कोसेक स्क्वायर थीटा और कोसेक सेक स्क्वायर थीटा, इनमें क्या रिलेशनशिप है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है, खैर उसको अलग रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका कितना, देखो कोसेक स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया आपका कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। और क्या बचा बोलो, सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा कितना हो जाएगा भाई? कोसेक थीटा मतलब क्या होता है, 1/sin थीटा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया 2 साइन थीटा इंटू 1/sin थीटा, ठीक है। और यहाँ पे बोलो क्या हो जाएगा, 2 कॉस थीटा इंटू 1/cos थीटा। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ठीक है। ये हो गया आपका 1, ये हो गया 1, और यहाँ पे बचा 2 और ये बचा 2, ठीक है। तो 2 + 2 4, और ये हो गया आपका 1 5, 1 + 2 + 2। अभी हम इसको लेते हैं भाई साहब, कोसेक स्क्वायर थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं बोलो? कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 2 2 1 1, तो ये हो गया 7, 7 प्लस यहाँ पे हो गया आपका tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू RHS, ठीक है। समझ में आ रहा है भाई साहब? ये दिस विल बी इक्वल टू RHS and answer proved. Okay, okay, okay. If the point C divides internally the line segment joining the points this and this in the ratio 3:4, find the value of x square plus y square. चलिए फटाफट करना भाई साहब। अभी तुम लोग कैसे पढ़ाई कर रहे हो? कैसे कैसे पढ़ाई कर रहे हो पूछ रहा हूँ। अभी तो छुट्टियां है ना सबकी, कैसे कर रहे हो? क्वेश्चन बैंक से? ओके, नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूँ, चलिए इनका एक क्वेश्चन बैंक, और कोई एनीवन? एनसीईआरटी, ओके, और कोई एनीवन एल्स? हाँ, शॉर्ट नोट्स, ओके, ये कहाँ से मिल रहे हैं? ऑनलाइन, ओके, और हाँ, पीवाईक्यूज, ओके। नहीं मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा हूँ कि आप क्या कर रहे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ अभी आप पढ़ाई कैसे कर रहे हैं। जैसे हम लोग सब्जेक्ट वाइज जा रहे हैं, चैप्टर वाइज जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं? हाउ आर यू डूइंग इट? ये सारे सब्जेक्ट एक दिन में करते हो, या 2 सब्जेक्ट उठा लिया, या एक सब्जेक्ट उठा लिया? हाउ आर यू डूइंग इट? कुछ प्लानिंग किया है भाई साहब, कितना लाना है, टारगेट दिया अपने आप को कुछ? पहले तो बात अपना को टारगेट दो कुछ, दिस हैज टू बी अचीव। और कोई ऐसा, जैसे अगर आपका पूरे ईयर में टारगेट, मतलब आपने सारे एग्जाम्स देकर 50-60% आया है और अपने आपको टारगेट दे रहे हैं 100%, तो वो नहीं होने वाला। गिव योरसेल्फ अ रैशनल एंड लॉजिकल टारगेट व्हिच यू कैन अचीव। थोड़ा सा पुश देकर आप जिसको अचीव कर सकें, थोड़ा सा क्या, ज्यादा पुश। अभी तो आपका भाई साहब खत्म होने वाला है, तो आप पहले अपने आप को एक टारगेट दीजिए, बहुत जरूरी है ये। टारगेट देंगे तो आपका लाइन, आप उस डायरेक्शन में सोचेंगे। अगर आप घर से निकलते हैं और आपको किसी मंजिल तक पहुंचना है, तो यू विल ऑब्वियसली टेक द वे, ठीक है। अदरवाइज वो तो भटकते रहेंगे। तो पहली बात तो अपने आप को टारगेट दो, हर एक सब्जेक्ट में एक टारगेट दो, सिर्फ पूरे परसेंटेज में नहीं, हर एक सब्जेक्ट में। आपको मालूम है खुद ही कि आप किस सब्जेक्ट में स्ट्रांग और किस सब्जेक्ट में वीक। दूसरी बात यह है कि अगर किसी सब्जेक्ट में और किसी टॉपिक में आप वीक हैं, तो उसे प्लीज अवॉइड मत कीजिए। पूरे साल आप अवॉइड करते आए हैं, अभी पूरा अवॉइड मत कीजिए। अगर आप भाई साहब समझ लो उस टॉपिक का 100% नहीं कवर कर सकते, कम से कम 50% कीजिए, क्योंकि आपको ले देकर ये नहीं मालूम है कि उसमें कितना क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अगर एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो कम से कम उनको सल्टा सके आप, ऐसा सोचिए, ठीक है। लॉजिकली थिंक कीजिए। जरूरी नहीं है कि आप सारे टॉपिक्स कवर करें, जरूरी नहीं है कि आप, होना चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपका ग्रिप सारे टॉपिक्स पे हो और सारे सब्जेक्ट्स पे हो। तो देयर हैज टू बी अ वीक लिंक, देयर वुड बी मेनी वीक लिंक्स, ठीक है।
इन वीक लिंक्स को आइडेंटिफाई कीजिए और पूरे साल भर आप इससे भागते आए, अभी भागने का टाइम नहीं है। तो इसमें थोड़ा डीप डाउन जाइए, इन्वेस्टिगेट कीजिए, चाहे तो मेरे से पूछिए, जो भी आपका जहां से भी आपका क्लियर हो सके वो डाउट, उसको प्लीज क्लैरिफाई कीजिए। ठीक है, मैं बोलूंगा अगर मैनेजेबल है तो सारे सब्जेक्ट्स में रोज 20-20 मिनट या आधा आधा घंटा दीजिए, अगर ऐसा हो सकता है, अगर ऐसा हो सकता है। जितना भी, अगर समझ लो आप भाई साहब 4 घंटे बैठते हैं तो सारे सब्जेक्ट्स में चार चार आधा आधा घंटा दीजिए। ठीक है, और अगर नहीं होता, क्योंकि इससे क्या होगा, आपका माइंड रिफ्रेश रहेगा, आपका माइंड फ्रेशनेस में रहेगा। वरना एक ही चीज लेकर आप बैठ गए, मोनोटोनस होता है। देखो कोई भी इंसान, आपको मालूम है एक स्टडी हुई थी, स्टडी में ये हुआ था कि ज्यादा करके आपके एक्सीडेंट्स हाईवे पे क्यों होते हैं, लॉन्ग हाईवेज पे। ठीक है, लॉन्ग हाईवेज पे एक्सीडेंट्स क्यों होते हैं, बिकॉज द ड्राइवर इज ऑलमोस्ट, मतलब वो, उसको एक ही रास्ते पे चलना है, वैसे चले जा रहा है वैसे, तो उसको नींद नहीं आ रही है, लेकिन वो इतना बोर हो चुका है कि उसको नींद आ रही है। होता ही है, ये ह्यूमन इंस्टिंक्ट है। ठीक है, ऐसा स्टडी किया गया कि, और उसके बाद ही ये जो हाईवेज है ना, उसमें इन लोगों ने वैसा, क्योंकि ये आंकड़े लगाए गए कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जितने लोग नहीं मरे थे, उससे कहीं ज्यादा लोग 5 साल में एक्सीडेंट में मर गए। और ज्यादा करके ये एक्सीडेंट्स हो रहे हैं आपके हाईवेज में, लॉन्ग हाईवेज में। लॉन्ग हाईवेज में होता क्या, ड्राइवर चला रहा है वैसा, उसको मालूम है सीधा ही जाना है, तो झपकी आ जाती है। ठीक है, आप देखोगे कभी भी बीच बाजार में बड़े एक्सीडेंट्स नहीं होते, तो ठुक्कर लगे किसी को, मतलब चिल्लम चिल्ली हो गई, ये होता है, लेकिन कोई बड़ा एक्सीडेंट नहीं होता है। तो ये जो आपके भाई साहब, तो इन लोगों ने क्या किया कि भाई साहब ऐसे, लेट्स डिवाइड इनटू दिस, आप हर एक हाईवे में ऐसे एक रोड रख दें ताकि ड्राइवर अलर्ट रहे हर समय। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट किया गया, एक मुर्गी, मुर्गी मतलब समझते हैं ना, उसकी गर्दन पकड़ो, काटो मत। ठीक है, तो ऐसे उसके उसकी आंख बंद करके रखो, उसके मुंडी ऐसे, और आप ना सामने एक ऐसा एक व्हाइट कलर का, जैसे रोड्स में होता है ना, ऐसा डिवाइडर में, ठीक है, ऐसा डाल दो, और उस मुर्गी को कुछ देर बाद छोड़ दो ऐसे, वो मुर्गी जोंक्ट हो जाएगी, हिप्नोटाइज हो जाएगी, वो हिलेगी नहीं। ठीक है, सो दैट इज व्हाट कुड हैपन। हेलो, हाँ मैम बोलिए ना। नो नो इश्यू। हाँ हाँ हाँ, वन सेकंड वन सेकंड। तो इट विल बी लाइक जोंक, तो आप जोंक हो जाएंगे। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ बहुत जरूरी है कि आप थोड़ा सा ब्रेक ले लेकर पढ़े। आप लोग ज्यादा ब्रेक मत लीजिए, ठीक है, थोड़ा सा ब्रेक ले लेकर पढ़े, या तो चेंज कीजिए उसको, गियर चेंज कीजिए। जैसे अगर ड्राइवर है ना भाई, आप अगर लेट के बैठ के भाई साहब हिस्ट्री पढ़ना है, एक तो स्टेट बोर्ड की हिस्ट्री भाई बहुत बोरिंग है मेरे हिसाब से। ठीक है, बहुत ज्यादा बोरिंग भाई साहब, ऐसा हिस्ट्री कभी नहीं देखा है मैंने, कभी नहीं देखा है। मैंने यहाँ पे करीबन 10 साल से पढ़ाया हुआ है, और पहले ना इवेंटफुल हिस्ट्री हुआ करती थी, अभी तो हिस्टीरियोग्राफी, कॉइनोग्राफी, पता नहीं क्या क्या है, ये स्कूल ऑफ थॉट, वो स्कूल ऑफ थॉट। आई एम नथिंग अगेंस्ट द बोर्ड, बट ये जो आप पढ़ाया जा रहा है ना, ये बेसिकली जो लोग आर्ट्स लेकर पढ़ते हैं उनके लिए एक्चुअली। ठीक है, इवेंटफुल हिस्ट्री है ही नहीं आपका, खैर छोड़ो भाई, वो मेरा, तो आप समझ लो हिस्ट्री लेकर बैठ गए भाई साहब, एक तो बोरिंग सब्जेक्ट है, 2 घंटे से भाई साहब पढ़ रहे हो आप जोंक हो ही जाओगे, आधे घंटे बाद आपका फोकस रहेगा ही नहीं। तो ट्राई एंड चेंज गियर्स। ये जैसे आपका ड्राइवर है, ये जितनी बार गियर चेंज करता रहेगा, स्पीड ऊपर नीचे करता रहेगा, ये अलर्ट रहेगा। लंबा रोड में लिया तो वैसा ये भी लंबा हो जाएगा। ठीक है, और फिर एक्सीडेंट होगा। समझ में आ रहा है ये? ठीक है, सो दिस इज ह्यूमन इंस्टिंक्ट, क्योंकि वो कंफर्ट जोन में जा रहा है अपने, पढ़ना है ना, 2 घंटे टाइम है ना, फिर वही हो जाएगा। तो ट्राई एंड चेंज गियर्स, ट्राई एंड टेक ब्रेक्स वेरेवर यू कैन। ये एक स्टडी देखी गई है कि भाई साहब आप जब शुरुआत करते हैं ना कोई चीज पढ़ने में, ठीक है, समझ लीजिए आपने अपने आप को भाई साहब टारगेट दिया हुआ है नंबर ऑफ आवर्स, ये नंबर ऑफ आवर्स है, और ये भाई साहब लेट से आपका आपका फोकस लेवल है, दिस इज बेसिकली द फोकस लेवल। ठीक है, ये आपका नंबर ऑफ आवर्स दैट यू आर पुटिंग। आप देखोगे भाई साहब यहाँ पे टकाटक फोकस रहेगा, अरे आज तो भाई साहब खत्म करना ही है इसको। ठीक है, जोश जोश में लग गया भाई साहब, नहीं नहीं करके भाई साहब ये टेओ ऐसे डिप होगा, ऐसे डिप होगा ही होगा। ठीक है, if you are putting more number of hours for a particular study, it doesn't mean that you will come out as victorious। ठीक है, इससे अच्छा ये होगा कि आप ग्राफ को ऐसे मेंटेन करें। ठीक है, आपने भाई साहब यहाँ पे, तो ये जैसे करने जाएंगे, जैसे समझ लो भाई साहब आपने टारगेट दे दिया 1 2 3 4 5, 5 घंटा आज हिस्ट्री खत्म कर, यही होगा। आधे घंटे बाद आपकी बत्ती गुल हो जाएगी, 1 घंटे बाद तो आप क्या पढ़ रहे हैं वो भी नहीं मालूम रहेगा, और फिर
कुछ और चालू हो जाएगा, रील देखना, ठीक है, कुछ कुछ और मोड में चले जाएंगे। सामने कहने को किताब होगी, शायद आपने जो टारगेट दिया है उस टाइम तक तो किताब रहेगी, लेकिन आप किताब के साथ नहीं होंगे, ठीक है। इससे अच्छा ये होगा कि भाई साहब देखो, यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे, ठीक है, एक ब्रेक लिया आपने, फिर से ऐसे, ये एक और ब्रेक लिया आपने, एक ऐसे। चलो माना कि आप भाई साहब 1 2 3 4 5 घंटे नहीं बैठे, 5 घंटे में आपने 10 10 मिनट का ब्रेक लिया, ठीक है। तो 5 घंटे में 10 10 मिनट का ब्रेक लिया, मतलब समझ लो आपने कितना ले लिया, 50 मिनट का ब्रेक ले लिया, ऑलमोस्ट 1 घंटे का ब्रेक ही ले लिया आपने। लेकिन 4 घंटे की क्रीम पढ़ाई हो जाएगी, 4 घंटे की आपकी क्रीम पढ़ाई होगी, क्योंकि आप बार बार अपने आप को ना स्टार्ट से स्टार्ट कर रहे हो। समझ में आ रहा है? ये यहाँ पे आपने स्टार्ट किया और ये ढुस, ठीक है। यहाँ पे अगर आपने स्टार्ट किया या आपका फोकस गिर रहा है, थोड़ा सा ब्रेक ले लिया आपने, हाँ वो गलत है, वो गलत है। फिर देखो, फिर वो फिर अपने आप को नहीं संभाल पाओगे तो वो गलत है, ठीक है। फिर तो आप एक शराबी की तरह हो गया, अरे भाई साहब मैंने बोला था कि शराब नहीं पियेंगे, अरे ये जा रहा भाई, अरे नहीं नहीं नहीं, अरे चलो थोड़ा सा आज एक घूंट लगाइए, वैसा वाला हो गया, ठीक है। शराबी ने भाई साहब अपने आप को बोल दिया कि आज शराब में खाने में नहीं जाना है, फिर तो वो अपने आप को संभालना है भाई साहब। मैं आपको बोल रहा हूँ प्रोडक्टिविटी। अभी आप अगर अपने आप को जोर जबरदस्ती करके बैठाओगे, नहीं होने वाला भाई साहब। तो होगा क्या, यहाँ पे आपने कोई ब्रेक नहीं लिया है पहले वाले पे, यहाँ पे आपने कोई ब्रेक नहीं लिया है, लेकिन योर प्रोडक्टिव स्टडी इज नॉट इवन फॉर हाफ एन आवर, ऑल्दो यू हैव बीन सिटिंग देयर फॉर 5 आवर्स, ठीक है। योर प्रोडक्टिव स्टडी इज ओनली फॉर हाफ एन आवर। उससे अच्छा तो ये होगा कि आप 1 घंटे का ब्रेक लेते रहे और कम से कम 4 घंटे की प्रोडक्टिव स्टडी कर ले, ठीक है। क्योंकि आप जितनी बार भी ब्रेक लेंगे और फ्रेश स्टार्ट करेंगे, तो आप भाई साहब स्टार्ट से स्टार्ट करेंगे, तो आपका फोकस लेवल अगर आपको मालूम है कि भाई साहब 1 घंटे ज्यादा नहीं रह सकता मेरा, तो आफ्टर दैट टेक अ ब्रेक, whatever you are comfortable in, hearing music, watching TV, whatever, eating some kind of food, whatever you are comfortable in, do that, come back again, fresh start, ठीक है। क्लियर है भाई साहब? करने की कोशिश करो ऐसा, ये मैं आपको टिप्स दे रहा हूं, क्योंकि अभी आपका, अगर आप स्ट्रेस लेते हैं तो स्ट्रेस बढ़ेगा, ठीक है। स्ट्रेस बढ़ेगा, बढ़ना चाहिए, दिस इज हेल्दी स्ट्रेस, ठीक है। तो ये, लेकिन इसको मैनेज करना है ठीक से। अब देखो, आप 90 क्रॉस करो ये तो जरूरी नहीं है, लेकिन कम से कम एक खूबसूरत मोड़ पर इस चीज को छोड़ो, ये जरूरी है। आपने जो स्टार्ट किया उसको कम से कम एक अंजाम तो ऐसा दो कि फ्रूटफुल हो ना भाई साहब। एक ऐसा ऐसा मार्क्स आएगा तो क्या फायदा, ठीक है। एटलीस्ट समथिंग विच इज रिस्पेक्टेबल, एटलीस्ट समथिंग विच कैन बी शोएबल एज वेल, ठीक है। कोई आपसे नहीं पूछने वाला, ये सब लोग बोलते हैं, लेकिन पूछने वाले हैं, ठीक है। हकीकत यही है, हर मोड़ पे आपको पूछा जाएगा, और पूछने का कारण ये नहीं है कि आपको कितना मिला या आप कितने इंटेलिजेंट है। पूछने का कारण ये होता है कि आपको जो काम दिया गया था वो आपने कितनी शिद्दत से निभाया। कल को आप समझो किसी जॉब में जाएंगे, आपसे वो पूछेगा आपको मैथ्स में कितना मिला, या फिर उसको क्या फर्क पड़ता है, शायद कोई फर्क ही ना पड़े, शायद कोई फर्क ही ना पड़े। जो जॉब आप करने जा रहे हैं शायद उससे कुछ उसका कोई ऊपर नीचे रिलेशन ना हो, लेकिन इसका मतलब ये है कि मैं आज आपको काम देने जा रहा हूं, जो काम आपको 10 साल तक मिला उसका आपने क्या उखड़ा, यही ना? आपने क्या किया उसका, ठीक है। तो आप फिर मेरे यहाँ पे मैं आपको काम दूंगा तो उसका क्या करेंगे? अगर आप उसको शिद्दत से नहीं निभा सकते, अगर आप उसको सिंसियरिटी से नहीं कर सकते, तो हाई पॉसिबिलिटी है कि मैं जो काम आपको दूंगा उसको भी आप सिंसियरिटी से नहीं करेंगे। ऐसा पॉसिबिलिटी है ज्यादा, ठीक है। और एक और बात जो इन्होंने बोला अभी कि मैं अगर ब्रेक लेने गया तो फिर ब्रेक मोड में चला जाऊंगा, यस एक्सेप्टेबल है ये, लेकिन अभी अपने आप पे प्रेशर बनाना, कोई आप पे प्रेशर अभी बना नहीं सकता। आपको अभी मार धोड़ के कोई पढ़ा नहीं सकता, आप यू आर नॉट अ टॉडलर एनीमोर, ठीक है। एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, और वाकई में एक्सपेरिमेंट यूट्यूब में भी अपलोडेड है, चाहे तो कभी देख लेना। ये आपका मैशमेलोज का एक्सपेरिमेंट है। मैशमेलोज मतलब समझते हो? चलो छोड़ो, मैशमेलोज एक्चुअली एक मीठा प्रोडक्ट है। हम लेट से गुलाब जामुन ले लेते हैं, इससे आप कोरिलेट कर सकते हैं, राइट, ठीक है। तो ये बच्चों पे एक्सपेरिमेंट किया गया था, और किसी साइकोलॉजिस्ट ने किया था आज से बहुत सालों पहले, ठीक है। और ये एक्सपेरिमेंट एक्चुअली है। तो क्या हुआ कि कुछ छोटे छोटे बच्चों को एकदम, ठीक है, 4 साल 4 5 साल के बच्चों को बैठाया गया, ठीक है, एक रूम में। तो वैसे जैसे मस्ती करते रहते हो, उनको ऐसा बोला गया कि देखो, जो जो प्रोफेसर है, हाँ ये मार्शमेलो, ठीक है। तो उनको बोला गया, प्रोफेसर ने बोला कि देखिए, मैं ना आपको 2 2 गुलाब जामुन दूंगा सबको खाने के लिए, और ये डोर है, ठीक है। मैं जब तक ना निकलूं तब तक कोई नहीं खाएगा, और मैं जब तक वापस ना आऊं तो मैं आपको 2 2 गुलाब जामुन दे रहा हूं, खा सकते हैं आप, ठीक है। मैं वापस आऊंगा
और वापस आने तक अगर आपने दोनों गुलाब जामुन को नहीं खाया तो और 2 गुलाब जामुन दूंगा मैं, ठीक है? 2 गुलाब जामुन अभी दे रहा हूँ, खाना है नहीं खाना है आपके ऊपर है। अगर मेरे वापस आने तक आपने खा लिया तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। अगर मेरे वापस आने तक आपने रोक के रखा अपने को तो यू विल गेट 2 मोर, ठीक है? तो वो वीडियो रिकॉर्डिंग है, कुछ बच्चे अभी बच्चे हैं भाई साहब, तो जैसे वो वहां तक पहुंचे उसने झपाटप खा लिया भाई साहब, खत्म, ठीक है? ठीक है? तो वापस आते आते शायद 2 या 3 बच्चों ने रोक के रखा था अपने, ठीक है? 2-3 बच्चों ने रोक के रखा था, उसने ये एक्सपेरिमेंट कुछ 15-20 बच्चों के साथ किया था, ठीक है? और उसने मैपिंग की जब वो बड़े हो गए, अप्रोक्सीमेटली जब वो 10th या 12th के एग्जाम दे रहे थे, ठीक है? उन्होंने भाई साहब मैपिंग की कि ये एकेडमिक्स में और स्पोर्ट्स में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, और उन्होंने ये देखा कि ये जो 3-4 बच्चे थे जिन्होंने अपने आप को रोक के रखा था, दे वर डूइंग फार बेटर देन द रेस्ट ऑफ देम, बाकी लोगों से ये अच्छा कर रहे थे। ये जो इन्होंने अपने आप को रोक के रखा था कि हाँ 2 और मिलने वाले हैं तो लेट्स स्टॉप, ठीक है? तो ये रोक के रखना भाई साहब थोड़ा आपको करना पड़ेगा। तो ये रोक के रखना मतलब क्या, आप अपने को नियंत्रण में रख रहे हैं ना, ठीक है? वरना तो करो जो मर्जी, ठीक है? तो ये नियंत्रण वाला जो मामला है ये स्टूडेंट लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट लाइफ में क्यों, हर लाइफ में इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो ये नियंत्रण वाला मामला अगर आप कर सकते हैं तो ये, अगर आपने नियंत्रण नहीं किया तो ये तो पूरा भाई साहब, लेकिन मेरे को लगता है ये इससे तो अच्छा ये है कि आप भाई साहब पूरा 5 घंटा में आधा घंटा भी फोकस से नहीं हो, उससे अच्छा आप तोड़ तोड़ के पढ़ाई करो, ब्रेक लेना है लो, लेकिन इंश्योर दैट योर हाफ एन आवर्स आर प्रोडक्टिव, ठीक है? बाकी ये साइंस बोल रहा है कि आप जितना अपने आप को नियंत्रण में चीजों को रखोगे उतना आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, चाहे वो एकेडमिक्स में हो और चाहे वो आपका स्पोर्ट्स में हो। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये एक्चुअली ये एक्सपेरिमेंट यूट्यूब में अपलोडेड है, मार्च मेलोस का एक्सपेरिमेंट है, प्रोफेसर ने किया था वो, बाद में उन्होंने उनके पूरे रिपोर्ट कार्ड से, वैसे बाहर के देशों में ना एक्सपेरिमेंट में बहुत मतलब उन लोग शिद्दत के साथ करते हैं, बड़ा पेशेंस के साथ करते हैं, हम इतना पेशेंस, अरे 15 साल बाद भाई साहब वो क्या कर रहा होगा क्या मालूम, लेकिन उसने एक्चुअली मैप किया, उसने एक्चुअली मैप किया इसको, ठीक है? सो हाउ इफेक्टिव इज कंट्रोल इन योर एकेडमिक्स और स्टडीज और सक्सेसफुल इन ब्रिंगिंग सक्सेस इन योर लाइफ, दैट्स व्हाट इज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय दिस एक्सपेरिमेंट, ठीक है? ओके, चलिए भाई साहब यहाँ पे और कोई क्वेश्चन है आपको स्टडीज के रिलेटेड? मेरे हिसाब से अभी भागिए मत, भागिए मत मतलब उन चीजों से जिन चीजों को आपको अरे यार ये बहुत रद्दी चैप्टर है, ये बहुत रद्दी टॉपिक है, इससे मत भागो। मुझे नहीं लगता है कि टॉपर से टॉपर इंसान को अभी कोई ना कोई वीक लिंक रहेगा, किसी ना किसी चीज से वो कतराता रहेगा, है कि नहीं? है ना? ये एक टॉपिक है यार बड़ा परेशान कर रहा है, ठीक है? और हम ना पूरे साल भागते आए हैं, अब थोड़ा सा डूबिए उसमें, ठीक है? मेरे से अगर आपको हेल्प नहीं मिल रहा है, यूट्यूब में काफी सारी चीजें पड़ी हुई है, ऑनलाइन काफी सारी चीजें पड़ी हुई है, फिर भी आप मेरे से बेझिझक पूछ सकते हैं, यार ये वाला टॉपिक नहीं समझ में आया सर, एक बार अगर, ठीक है, या ये वाला फिर से अगर ब्रश अप कर दे, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू डू इट फॉर यू, ठीक है? अदरवाइज भागिए मत, क्योंकि जितना आपका भागने का कार्यक्रम रहेगा उतना आप डीप क्राइसिस में होंगे। तो मतलब आप 20% नॉलेज देकर एक 100% का पेपर क्रैक करने जा रहे हैं, तो क्या ही हो पाएगा, ठीक है? ये भागने वाले टेंडेंसी से दूर हटिए। दूसरा, आप अपने आप को प्लान कीजिए प्रॉपर्ली। मैंने देखा है बहुत लोग ठीक है, अच्छा साइंस के पहले 3 दिन की छुट्टी है, अच्छा छुट्टी मिल रहा है, ठीक है पढ़ लेंगे, नहीं होता भाई साहब। अच्छा मैथ्स के पहले 4 दिन की छुट्टी है, जम के दबा के मैथ्स करेंगे, अरे पूरे साल नहीं किया तो क्या 4 दिन में क्या कर लोगे? तो ये नहीं होगा। आप प्रिपेयर्ड रहिए भाई साहब, जिस दिन आपका एग्जाम है उस दिन के पहले आपका सब कुछ हो जाना चाहिए, ठीक है? उस दिन के पहले ही सब कुछ हो जाना चाहिए। लास्ट मिनट तक लोग पढ़ते हैं, कुछ लोग भाई साहब बंद कर देते हैं किताब, ठीक है? और दूसरा एक और चीज है, जब भी एग्जाम देकर आओ भाई साहब उस चैप्टर को क्लोज कर लो, प्लीज ये डिस्कस मत करो कि तेरा कैसे गया रे, तेरा कैसे गया रे, तेरा कैसे गया रे, तो 4 जमघट मिलेगा, पंचायत होगी, अरे मेरा तो बहुत ही खराब गया। अब यही लोड आपका नेक्स्ट एग्जाम में भी जाएगा, जहाँ पे आप अच्छा कर सकते थे, लेकिन क्योंकि 5 लोगों के साथ आपने डिस्कस कर लिया और उनका फीडबैक ये आया कि भाई साहब मैंने तो गया, वो भी डूबा, आगे वाला भी डूबेगा। डोंट डिस्कस अबाउट पेपर्स, स्कूल से निकलो सीधा घर पहुंचो, सो, खाना पीना करो, फिर आपका भाई साहब रिविजन करो। डोंट डिस्कस अबाउट दीज थिंग्स, ठीक है? डोंट डिस्कस अबाउट दीज थिंग्स। क्लियर है भाई साहब? आर वी क्लियर? ठीक है, ओके। If the point C minus 1 2 divides internally the line segment joining the points this and this, find the ratio of 3:4, ठीक है? तो आपका भाई साहब यहाँ पे पॉइंट सी है, सी है क्या भाई साहब आपका -1 and 2,
डिवाइड द लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स, ए हो गया आपका 2 5 एंड बी हो गया एक्स वाई इन द रेशियो ऑफ 3:4। ये डिवाइड कर रहा है भाई साहब, ठीक है। क्या करेंगे बोलो, -1 की वैल्यू, सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, -1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, mx1 दैट इज 3x प्लस 4 इंटू 2, ठीक है, अपॉन m प्लस n 3 प्लस 4, तो ये हो गया -7, 3x प्लस 8, ठीक है, तो 3x ये हो गया भाई साहब आपका कितना, -15, तो देयरफॉर x की वैल्यू हो गई -5, ठीक है, क्लियर है, ओके। और बोलो भाई साहब यहाँ पे 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 इंटू वाई प्लस 4 इंटू 5, 3 इंटू वाई प्लस 4 इंटू 5 अपॉन यहाँ पे 3 प्लस 4, ये हो गया 7, 7 टू हो गया 14, 3y प्लस 20, ठीक है, तो 3y की वैल्यू कितनी हो गई, 14 माइनस 20, तो ये -6, देयरफॉर y की वैल्यू कितनी हो गई, -2, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या पूछा है आपको, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -5 का स्क्वायर प्लस y का वैल्यू कितना हो जाएगा, -2 का स्क्वायर, ये हो गया 25 प्लस 4 29, ठीक है, क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन, ओके ओके ओके, 29, फाइंड द रेशियो इन विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट, चलिए फटाफट।
ओके भाई साहब, ये फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट दिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइन द, हो गया ये। बस ठीक है, ये है आपका फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट, ओके पॉइंट है आपका -3 और ये हो गया P। ए रेशियो में क्या अज्यूम करेंगे, m:n, m:n नहीं अज्यूम करेंगे, गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, k:1 करना भाई साहब कभी भी। ठीक है, ध्यान में रखो भाई साहब इस चीज को। डिवाइड द लाइन मतलब आप कंफ्यूज हो जाएंगे और सवाल खत्म नहीं होगा। ये हो गया आपका, क्यों 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 नहीं खत्म होगा, समझ में आ रहा है? वाई बताइए, क्योंकि वो लंबा चलेगा भाई साहब, आपको k:1 में कर लो। ठीक है, तो लेट से हमने मान लिया कि k:1, तो हम लेट लेट द let the point P, let the point P, that is -3 P, divide the line in the ratio of k:1, in the ratio of k:1। ठीक है, ओके। तो आप बस आप बताइए -3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, k इंटू -2 प्लस 1 इंटू पी अपॉन, यहाँ पे बोलो k इंटू -2 प्लस 1 इंटू पी, है कि नहीं? नहीं क्या कर रहा हूँ भाई साहब, 1 इंटू -5 mx2 प्लस nx1 ना, तो ये हो गया भाई साहब आपका कितना, माइनस पी इंटू -5, ठीक है, अपॉन m प्लस n, इट इज k प्लस 1। ठीक है, कितना आ गया बोलो यहाँ पे, -2k -5 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू -3, -3 इंटू k प्लस 1 इज इक्वल टू -2k -5। ठीक है, तो ये हो गया आपका कितना, -3k -3 इज इक्वल टू -2k -5। ये हो गया आपका कितना, -3k प्लस 2k, ये हो गया -5 प्लस 3, ये हो गया आपका कितना, -2, ये हो गया आपका -k। सो देयरफॉर k की वैल्यू कितनी हो गई, 2। ठीक है, k की वैल्यू हो गई वैसे 2, क्लियर है, 2:1 में डिवाइड हो रहा है ये। हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ p। अभी आपको देखो, अगर आप m:n मानते थे तो क्या गड़बड़ होता था बोलो, गड़बड़ आपको यह होता था कि आपके दो इक्वेशंस बनते थे,
दो इक्वेशन दो हेलो दो इक्वेशंस भाई साहब कब बनते हैं, जब दो आपके अननोन क्वांटिटीज है। तो एक आप -3 से बनाते थे और एक आप p से बनाते थे। प्रॉब्लम ये है कि p भी आपका अननोन है, समझ में आ रहा है? तो प्लीज डोंट अज्यूम m is to n, m is to n में आप फंस जाओगे, क्योंकि आपके तीन अननोन क्वांटिटीज हो गए अभी, एक m एक n और एक p, और तीन अननोन क्वांटिटीज के लिए आपको तीन इक्वेशंस लगेंगे जो आप नहीं अफोर्ड कर सकते। इसीलिए k:1, देखो क्या होगा अगर समझ लो k:1 ऐसा आया, देखो k की वैल्यू आएगा 2/3 आई, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 2:3 हो जाएगा, सिंपल है ना। तो हमेशा k:1 मानकर चलो भाई साहब, ठीक है। ओके, तो लेट द पॉइंट डिवाइड द लाइन द रेशियो ऑफ k:1, क्या हुआ भाई साहब, 2:1, तो आपका भाई साहब p का वैल्यू क्या हो जाएगा, p का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे देखो p का वैल्यू होगा क्या, k:3 प्लस 1 इंटू -4 1 इंटू -4 अपॉन k प्लस 1, ठीक है, k प्लस 1, k की वैल्यू डाल दो भाई साहब, अभी आपका 2 × 3 प्लस 1 इंटू -4 अपॉन भाई साहब यहाँ पे 2 प्लस 1, ठीक है। तो ये हो गया कितना आपका 6 -4 अपॉन 3, तो ये हो गया आपका -2 अपॉन 3, ठीक है। p की वैल्यू हो गई कितनी, -2 अपॉन 3, ठीक है। क्लियर है भाई साहब? प्लीज डू नॉट टेक m is to n as the ratio when it is not known, take it as k is to 1, ठीक है, क्लियर है? ओके, हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ p, तो आपका भाई साहब 8 2 3 माइनस क्यों आया भाई साहब, हाँ हाँ +2, ठीक है, ये हो गया आपका 2/3, k की वैल्यू हो गई 2 और 6/4, तो ये हो गया आपका 2/3, ठीक है। p इज इक्वल टू 2/3, चलो भाई साहब इसको जरा ट्राई करो। 144 cartons of Coke cans and 90 cartons of Pepsi cans are to be stacked in a canteen. If each stack is of the same height and if it contains equal cartons of the same drink, what should be the greatest number of cartons each stack should have? यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ग्रेटेस्ट बोल दिया ना, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो आपको यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, HCF ऑफ 144 एंड 90, ठीक है। अब कर लो भाई साहब, यहाँ पे 144 मतलब कितना हो जाएगा, 272 236 218 29 36 31, ठीक है। और आपका 90 में 245 315 3551, ठीक है। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 144 कैन बी रिटन एज 2 क्यूब, नहीं 2⁴ इंटू 3 का स्क्वायर, और 90 को क्या लिख सकते हैं बोलो, 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा बोलो भाई साहब, यहाँ पे 2, ठीक है, 2 इंटू 3 स्क्वायर है कि नहीं, तो ये हो गया आपका कितना 2 इंटू 9, तो ये हो गया 18, ठीक है। सो व्हाट, हाउ मेनी कार्टन्स ईच स्टैक वुड हैव, इट वुड हैव 18, ठीक है, 18 कार्टन्स, ठीक है। ओके, ए बी सी आर द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल वेयर सी इज द हाइपोटेन्यूज। इसको जरा होमवर्क में करके लाइएगा, नोट करिए फटाफट, क्विक क्विक जल्दी।